कहानी जिसने माँ की ममता का गला घोट दिया। न सिर्फ माँ की ममता का बल्कि पति पत्नी के रिश्ते को भी तार तार करके रख दिया और साथ ही उस भरोसे को भी खत्म कर दिया जिसकी बुनियाद में कभी 7 फेरे लिए थे। आज की कहानी गोरखपुर की एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री है जिसकी जांच के लिए सीएम ऑफिस से भी फोन आया था। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप कहानी पूरी सुनिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। कहानी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर की। सर्दियों का मौसम था और घने कोहरे के साथ में कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी। तारीख थी 20 जनवरी 2016। आधी रात में एक घर में एक पिता और उनके मासूम बेटे का कत्ल हो चुका था। जिस कमरे में ये डबल मर्डर हुए वहाँ कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा था। कमरे का सामान पूरी तरह से बिखरा हुआ था, इसलिए हर किसी को पहली नजर में यही लग रहा था कि लूटपाट के इरादे से दोनों हत्याएं की गई हैं। जिस इंसान की हत्या हुई उसकी पत्नी दूसरे कमरे में सो रही थी। उन्हें इस वारदात की कोई भी जानकारी नहीं हुई। जब वो सुबह उठी तो उनके कमरे के दरवाजे की कुंडी बाहर से बंद हो रखी थी। 21 जनवरी की सुबह 8 बजे कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले मजदूर वहां पहुंचते हैं और डॉक्टर साहब को आवाज लगाते हैं। तब दूसरे कमरे से डॉक्टर साहब की पत्नी अपने कमरे का दरवाजा खोलने के लिए मजदूरों को बोलती है। इसके बाद फौरन मजदूरों ने उस दरवाजे को खोला जिसमें डॉक्टर की पत्नी बाहर से बंद थी। उसके बाद फिर सभी लोग दूसरे कमरे में दाखिल होते हैं और वहाँ का मंजर देखकर सभी एकदम से सन्न रह जाते हैं। पूरा कमरा खून से भरा हुआ था। डॉक्टर साहब और उनके बेटे की लाश कमरे में पड़ी हुई थी। अब फौरन ही इस बात की जानकारी पुलिस को दे दी जाती। पुलिस भी जल्दी ही घटना स्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। जिन लोगों का कत्ल हुआ था उनमें से एक थे डॉक्टर ओम प्रकाश यादव, जो पेशे से आंखों के डॉक्टर थे, और उनका एक बेटा शिवा जिसकी उम्र अभी 4 साल की थी। इनका परिवार गोरखपुर के शाहपुर एरिया की अशोक नगर कॉलोनी में रहता था और ओम प्रकाश की पत्नी का नाम अर्चना यादव था। घटना से कुछ महीने पहले से ही पति पत्नी के बीच में मनमुटाव चल रहा था, इसीलिए दोनों अलग अलग कमरे में सोते थे। घटना वाली रात यानी 20 फरवरी को अशोक नगर कॉलोनी में मैरिज एनिवर्सरी की एक पार्टी थी और उस पार्टी में डॉक्टर ओम प्रकाश अपने बेटे शिवा के साथ गए हुए थे, लेकिन नाराज पत्नी अर्चना ने उनके साथ पार्टी में जाने से मना कर दिया था। रात करीब 10 बजे दोनों पिता और बेटे घर लौटे और फिर दूसरे कमरे में जाकर सो जाते हैं। इसके बाद सुबह दोनों की लाश मिलती है। पत्नी अर्चना के कमरे की कुंडी किसी ने बाहर से बंद कर दी थी और जिस कमरे में हत्या हुई थी उसमें सामान बिखरा हुआ था, इसलिए शक यही हुआ कि बदमाशों ने लूट के इरादे से दोनों हत्याओं को अंजाम दिया है। इस घटना में डॉक्टर ओम प्रकाश की मां बागेश्वरी देवी की शिकायत पर गोरखपुर पुलिस ने हत्या और लूटपाट की एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू कर दी। दूसरी तरफ अर्चना के पिता दीपचंद पीएससी में अपनी सेवाएं दे रहे थे और उस समय सीएम की सुरक्षा में तैनात थे। उनकी ड्यूटी लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर ही थी, इसलिए जैसे ही घटना की जानकारी अर्चना के पिता को हुई, उन्होंने तुरंत सीएम ऑफिस से अपनी बेटी के पति और बेटे के कातिल का पता लगवाने के लिए गोरखपुर में तैनात एसएसपी को फोन करवा दिया। सीएम ऑफिस से फोन आते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच जाता है और आनंद फानन में उस समय के एसएसपी आईपीएस अधिकारी लव कुमार समेत तमाम आला अधिकारी फॉरेंसिक टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं। अब पुलिस छानबीन करना शुरू कर देती है और सबसे पहले परिवार के लोगों से ही पूछताछ की जाती है। ओम प्रकाश की पत्नी का बेटे और पति की मौत से रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। अब क्योंकि सीएम ऑफिस से फोन भी आ चुका था, इसलिए पुलिस अधिकारी अर्चना से कुछ पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। लेकिन रात में क्या हुआ, हत्या के दौरान क्या कोई आवाज सुनाई दी या नहीं, ये सब पूछना जरूरी था। लेकिन अर्चना बात करने के लिए तैयार नहीं थी, बस वह बार बार रोए जा रही थी। इस घटना में पुलिस को ये बात खटक रही थी कि अगर बदमाश लूट के इरादे से घर में आए थे तो उन्होंने इतनी बेरहमी से डॉक्टर की हत्या क्यों की। अगर डॉक्टर ओम प्रकाश की हत्या कर भी डाली तो 4 साल के छोटे बच्चे का कत्ल क्यों किया, क्योंकि लुटेरों के सामने 4 साल का बच्चा क्या ही कर सकता था, वो तो उनका विरोध भी नहीं कर सकता था। ऐसे में एक ही बात पुलिस के जहन में चल रही थी कि हो ना हो बच्चा लुटेरों को पहचानता रहा होगा। इसी बात के चलते घर में काम करने वाले मजदूरों पर ही पुलिस का शक गहराने लगता है, क्योंकि वही दिन में वहाँ हो रहे कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे और पूरे घर की जानकारी उनको थी। लिहाजा पुलिस ने काम करने वाले मजदूरों और ठेकेदारों से भी पूछताछ करने का सिलसिला आगे बढ़ाया। तमाम कोशिशों के बाद भी पुलिस के हाथों कोई सुराग नहीं लग पाता है। अब पुलिस ने डॉक्टर ओम प्रकाश की पूरी कुंडली खंगालना शुरू कर दिया
डॉक्टर ओम प्रकाश की मां से पूछताछ करने के दौरान मां ने पुलिस को जानकारी दी कि उनके बेटे ओम प्रकाश की ये दूसरी शादी थी। इससे पहले साल 2007 में ओम प्रकाश की शादी सिंगापुर की रहने वाली एक लड़की से हुई थी। हालांकि उस लड़की का परिवार पहले गोरखपुर में ही रहता था, लेकिन ये शादी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाती है क्योंकि सिंगापुर में पढ़ी लिखी लड़की का यहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता था और 6 महीने बाद वो सिंगापुर लौट गई और वहाँ एक बैंक में जॉब करने लगी। फिर बाद में दोनों का तलाक भी हो जाता है। इस सब के कुछ समय बाद फिर से ओम प्रकाश की शादी की तैयारियां शुरू हुई। बावजूद इसके कि ओम प्रकाश की पहली शादी केवल 6 महीने में टूट गई थी, फिर भी परिवार के लोग तलाकशुदा की बजाय नई लड़की से उसकी शादी करवाना चाहते थे। इधर ओम प्रकाश की डॉक्टरी भी अच्छी खासी चलती थी। इसी बीच दीपचंद यादव की बेटी अर्चना का रिश्ता ओम प्रकाश के लिए आया और दोनों परिवारों में अच्छी बातचीत हुई। इसके बाद दोनों की रजामंदी से साल 2009 में डॉक्टर ओम प्रकाश की शादी अर्चना से हो जाती है। शुरू के दिनों में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद अर्चना जॉइंट फैमिली में रहने से मना करने लगी क्योंकि ओम प्रकाश का बड़ा भाई और उसका परिवार भी इनके साथ में ही रहता था। अर्चना कहने लगी थी कि घर में काफी काम करना पड़ता है, इसलिए वो पति के साथ अलग रहना चाहती है, लेकिन डॉक्टर ओम प्रकाश परिवार के साथ ही रहना चाहते थे। यहीं से परिवार में विवाद शुरू हो जाता है। बाद में ओम प्रकाश और अर्चना ने अपना किचन अलग कर लिया और घर के दूसरे फ्लैट में रहने लगे। अर्चना और ओम प्रकाश की शादी के 3 साल बाद 2012 में इन्हें एक बेटा पैदा होता है। उसे घर में सब शिवा कहकर बुलाते थे। पुलिस को डॉक्टर ओम प्रकाश की मां बागेश्वरी ने यह भी बताया कि पिछले काफी समय से दोनों पति पत्नी में काफी झगड़े होते रहते हैं। पिछले 2-3 महीने से दोनों अलग अलग कमरों में रहते हैं। अब ये सब जानकारी मिलने पर पुलिस की जांच की दिशा दूसरी तरफ मुड़ जाती है। पुलिस अब सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि जॉइंट फैमिली से अलग होने के बाद भी दोनों में लड़ाई होती थी और पिछले कई महीनों से पति पत्नी अलग अलग कमरे में रहते थे। अब इस बात का पता लगाने के लिए पुलिस ने अर्चना से पूछताछ करने की शुरुआत की, लेकिन अर्चना ने पुलिस को अपना निजी मामला कहकर इस बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस अर्चना के फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाने का फैसला करती है। अर्चना की कॉल डिटेल्स में पता चलता है कि रात में अर्चना एक शख्स से फोन पर बात करती है जब वह अकेली दूसरे कमरे में सोती है और उस शख्स का नाम है अजय यादव। वो फिरोजाबाद का रहने वाला है और एक स्कूल में टीचर है। अब पुलिस अजय यादव के मोबाइल की लोकेशन हिस्ट्री निकलवाती है तो एक बड़ा खुलासा सामने निकल कर आता है। दरअसल अजय की लोकेशन हिस्ट्री में पता चलता है कि 20 जनवरी की रात अजय गोरखपुर में ही था। बस फिर क्या था, अब पुलिस अजय यादव की तलाश करना शुरू कर देती है और थोड़ी सी मशक्कत के बाद ही अजय यादव को हिरासत में ले लिया जाता है। जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो अजय ने एक दिल दहला देने वाला सनसनीखेज खुलासा पुलिस के सामने कर दिया। अजय यादव ने पुलिस को बताया कि अर्चना से उसकी दोस्ती करीब 1 साल पहले फेसबुक के जरिए हुई थी। उस समय तक अर्चना का बेटा भी 3 साल का हो गया था तो घर पर ज्यादा काम नहीं रहता था, इसीलिए अर्चना का अधिकतम समय फेसबुक चलाने में ही गुजरता था। उसकी पति से छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होती रहती थी, इसलिए अर्चना और अजय के बीच में प्यार भरी बातें भी होने लगी थी। फेसबुक पर चैट करते हुए दोनों ने एक दूसरे के नंबर भी ले लिए थे और फिर दोनों फोन पर भी बात करने लग जाते हैं। ज्यादा फोन पर बात करने की वजह से ही पति पत्नी के बीच में दूरियां और बढ़ने लग जाती। इसके बाद इन दोनों ने मिलने का प्लान बना लिया। इसके लिए अर्चना लखनऊ में अपने मायके चली जाती है और लखनऊ में ही अजय अर्चना से मुलाकात करता है। ये दोनों कई बार होटलों में भी मिले और दोनों ने फिजिकल रिलेशनशिप भी कायम कर लिए थे। इसके बाद जब अर्चना गोरखपुर में अपने ससुराल लौट आई, उसके बाद भी वो अजय को अपना दूर का रिश्तेदार कहकर घर बुला लेती थी। गोरखपुर में भी वो 2 बार अर्चना से आकर मिल चुका था। अब दोनों का रिश्ता कुछ ऐसा हो गया था कि अर्चना हमेशा के लिए अजय के साथ ही रहना चाहती थी। इसीलिए अर्चना ने फोन पर बात करते हुए अजय को बताया था कि 20 जनवरी की रात को पास में ही किसी की मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी है। उसके पति वहां जाएंगे और जब लौटकर आएंगे तभी सोते समय उनकी हत्या करके उन्हें रास्ते से हटाकर दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। और यह भी प्लान किया गया कि पति की हत्या के कुछ समय बाद दोनों शिवा को लेकर कहीं दूर चले जाएंगे और वहीं पर नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। उस समय तक बच्चे को मारने की इनकी कोई मंशा नहीं थी। अब साजिश के तहत 20 जनवरी की शाम को अवध एक्सप्रेस ट्रेन से अजय गोरखपुर आ पहुंचा। रात करीब 8 बजे ओम प्रकाश अपने बेटे को लेकर पार्टी में चले गए, तभी अर्चना ने फोन कर अजय को घर पर बुला लिया। घर पर आकर पहले दोनों ने रिलेशन बनाए। इसके बाद अर्चना ने खुद ही फोन करके अपने पति से घर आने के बारे में पूछा।
रात करीब 10 से 10:30 के बीच डॉक्टर ओम प्रकाश अपने बेटे के साथ घर लौटने वाले थे। उससे पहले ही अर्चना ने अपने प्रेमी अजय को पति के कमरे में छुपा दिया। अब रात को लौटने के बाद पिता और बेटा एक साथ उस कमरे में सो जाते हैं। इस तरह जब रात के 12 बजे तब प्रेमी अजय ने मैसेज करके अर्चना को उसी कमरे में बुला लिया और अब अजय ने हथौड़े से ओम प्रकाश के सर पर एक तेजी से वार किया। इस बार से ओम प्रकाश जोर से चीखने लगते हैं तो अजय ने फिर से हथौड़े के 2 और तेज बार ओम प्रकाश के सर पर कर दिए। इससे ओम प्रकाश फिर से चीख नहीं पाते हैं और हमेशा के लिए बिस्तर पर ही सोते रह जाते हैं। अपने पिता की चीख सुनकर बेटा झट से खड़ा हो जाता है। पिता के सर से बहता खून देखकर वह डर गया था और बचने के लिए पास में खड़ी अपनी माँ की गोद में जाकर छुप जाता है। ये सोचकर कि माँ तो अपने आंचल में बेटे को बचा लेगी, लेकिन शायद उसे ये पता नहीं था कि वो अपने प्रेमी के प्यार में इस कदर अंधी हो चुकी है कि उसके भीतर की माँ की ममता भी खत्म हो गई है। अब अर्चना ने अजय से कहा कि शिवा सब कुछ देख चुका है, वो अपनी दादी और दूसरों को इस बारे में बताकर हमारी पोल खोल देगा, इसलिए अब इसे भी मारना होगा। इस बात पर अजय ने मना कर दिया। उसने कहा कि इस मासूम को मैं नहीं मार सकता, इसमें बच्चे का क्या कसूर है। फिर अर्चना बोली, अब चाहे जो भी हो जाए तुम्हें पाने के लिए इसे मरना ही होगा। अगर तुम इसे नहीं मार सकते तो मैं ही इसे मार देती। बस इतना कहकर अर्चना ने गोद में दुबके हुए बेटे का गला दबाना शुरू कर दिया और इस हत्यारन माँ ने मासूम का गला तब तक दबाए रखा जब तक कि मासूम शिवा के प्राण नहीं निकल जाते। अब शिवा अपनी माँ के हाथों ही मौत की नींद सो चुका था। पुलिस की पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि दोनों की हत्या के बाद अजय अर्चना के साथ काफी देर तक उसी कमरे में रहा। इसके बाद दोनों ने मिलकर इसे लूट की घटना जैसा बनाने के लिए कमरे का सामान बखेर दिया। पैसे और जेवर भी गायब कर दिए गए ताकि ये लगे कि घटना लूट की है। इसके बाद अर्चना अपने कमरे में चली गई। फिर उस कमरे की कुंडी को अजय ने बाहर से बंद कर दिया। फिर वह गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर गया और वहां से ट्रेन पकड़कर वापस अपने घर फिरोजाबाद लौट गया। इस पूरी घटना के बाद जब लूट के इरादे से हत्या की FIR दर्ज हो गई थी तो दोनों ने राहत की सांस ली थी और ये सोचा था कि अगर 1-2 हफ्ते बाद भी केस नहीं खुला तो बहाना बनाकर किसी तरह अर्चना अजय के पास आ जाएगी और फिर दोनों नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। लेकिन 22 जनवरी 2016 को ही गोरखपुर पुलिस ने इस पूरे केस का खुलासा कर दिया। पुलिस ने अजय और अर्चना दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इस केस में पुलिस ने फेसबुक पर दोनों की हुई चैट और मोबाइल के मैसेजों को सबूत के रूप में इकट्ठा किया। इस केस में 17 अक्टूबर 2020 को गोरखपुर की अदालत ने अर्चना यादव और अजय यादव को दोषी साबित करते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बताया जाता है कि अभी भी अर्चना को अपने किए पर कोई भी पछतावा नहीं है। जेल में महिला कैदियों ने जब बेटे की हत्या को लेकर अर्चना से सवाल पूछे तो उसने कहा था कि मैंने उसे पैदा किया था और मैंने ही उसे मार डाला, इसमें तुम्हारा क्या। ये सुनकर जेल की महिला कैदियों ने उसकी बुरी तरह से पिटाई भी कर दी थी। इसके अलावा जेल प्रशासन से कई बार अर्चना पुरुष बैरक में बंद अजय यादव से मिलने की गुहार लगा चुकी है, लेकिन दोनों में कानूनी तौर पर शादी नहीं होने की वजह से जेल प्रशासन उन्हें मिलने की अनुमति नहीं देता है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारी इस वीडियो के बारे में अपनी राय भी लिखें। इसी तरह की और क्राइम से जुड़ी सच्ची कहानियों के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।